होगा तो आप क्यों ढो रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद को आप रखना चाहते हैं या बीजेपी को देना चाहते हैं? बताइए, आत्मघाती अभी है या आगे होंगे? क्लियर कर लीजिए, माइकल लोबो का क्या होने वाला है, वो आत्मघाती है या दिगंबर नहीं है? कामत को लेकर के भी अभी तो कुछ उलझन सी ही है। तो भाई आप कम से कम आप तो मत बोलो, कांग्रेस ना बोले, नई नवेली आम आदमी पार्टी बोले अच्छी लगती है, आप नहीं अच्छे लगते। आप उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाते हो? लल्लन सिंह क्यों रूठ जाते हैं भाई? आप अपनी सीटें बचा नहीं पाते। कितने देश में आपकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है? कम से कम आप तो ये बात मत बोलो। अरे आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हम सरकार में हैं, भाजपा में कांग्रेस के लोग हैं, तो भाजपा कांग्रेस है यानी कांग्रेस भाजपा है। क्या देते हो? है ना? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो आप कांग्रेस हैं, आप भाजपा हैं, आप सत्ता में हैं, बस इसी को लेकर प्रसन्न रहिए। नेताओं को मिलती है तो भाजपा का कार्यकर्ता क्या करता है? आप ये तय कर लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता का काम क्या है? अभी कांग्रेस में ठीक है या भाजपा में? आप मुझे ये बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता का काम क्या है? अभी बताइए, आज भाजपा का कार्यकर्ता क्या करता है? दंगे फैलाता है ताकि उसकी जो पदवी है, जो दंगे तक आ जाओ आप, नेता को मिले। गाय कटवाना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, दंगे कराने की बात लोकेश जी, सवाल ये था कि आखिर क्यों कांग्रेस के प्रतिभाशाली नेता कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? आपने एक एक करके सब में कमियां गिना दी। सुनिए ना, आप सवाल सुनते नहीं हैं। समस्या ही तो यही है कि केंद्र सुनता नहीं है और राज्यों तक जब फरमान पहुंचाता है तो वो जिन नेताओं को नागवार गुजरता है, उन्हें लगता है कि हमें तो साइडलाइन किया गया है, हमारी पूछ नहीं होती है और हमें सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा पार्टी में, वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि बीजेपी में न सिर्फ उन्हें मौका मिल रहा है। पवार भी पुराने कांग्रेस ही है, आपको बता दो। ये शरद पवार ना, ये पुराने कांग्रेस ही है। ये इन्होंने बाद में कांग्रेस एस बनाई और फिर एनसीपी बना ली। तो ये आत्मघाती रहे और इनसे ही सोनिया गांधी हाथ में लाकर आप महाविकास अघाड़ी बनाते हो। चलिए, मुझे लगता है इसका जवाब अभी लोकेश जी नहीं देंगे, इसका जवाब नहीं देंगे, वो दूसरे विषयों पर जाएंगे। मैं कैप्टन आई सिंह साहब का रुख कर रही हूँ। कैप्टन साहब, यहाँ पर आप लोकेश जी के तमाम दलीलों को सुन रहे थे। ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है, उन्हें अपनी पार्टी को डिफेंड करना है तो वो बाकी तमाम विषयों को लेकर के आएंगे, क्योंकि इस विषय पर तो वो भी नहीं कहेंगे कि पार्टी कांग्रेस की आज भी वंशवाद के आधार पर ही चल रही है, जिसको लेकर के बाकी तमाम नेता अपनी नाराजगी लंबे समय से जता चुके हैं और दर्ज भी करा चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि वो जो भी फॉर्मूला लेकर के आते हैं वो हिट हो जाता है और बाद में फिट भी हो जाता है? बिल्कुल प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ सभी प्रतिभाओं के लिए बहुत ही एक काम करने की जगह है। हमारे यहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि एक नेता है बाकी को कोई गिनती नहीं है। जैसे कांग्रेस में सिर्फ जो राहुल गांधी और सोनिया जी करेंगी वही होगा, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संगठन अलग है और सत्ता अलग है। संगठन अपना काम करता है और सत्ता अपना काम करती है, दोनों अलग अलग है। संगठन सत्ता के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है और सत्ता संगठन। लेकिन लोकेश जी ने अभी एक शिकायत भी दर्ज कराई थी कि आपकी खुद की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें साइडलाइन धीरे धीरे किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल प्रीति जी, ये तो कांग्रेस है, उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। नहीं, चुनाव के एंड पहले जब फीडबैक अच्छा नहीं मिलता तो उनकी एक तरह से बलि दे दी जाती है और किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाती है। हालांकि चुनाव के एंड पहले ये फॉर्मूला फिट भी रहा और पार्टी के लिए मददगार भी साबित हुआ, लिहाजा बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े नहीं हुए। लेकिन वो पुराने जो लीडर्स हैं उनका जो हश्र हुआ उसको लेकर के मुझे लगता है कि लोकेश जी ने सवाल किया था। नहीं प्रीति जी, हमारे यहाँ बिल्कुल जो है ना, हम बेहतरीन देखते हैं कि अगर जो वर्तमान सीएम है किसी प्रांत का और वो काम कर रहा, काम तो सभी हमारे अच्छे करते, हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत उनसे कमी पेशी रही हो, दूसरा हमारा थोड़ा उससे बेहतर कर सके, क्योंकि हर आदमी का दिमाग एक जैसा तो होता नहीं है और ना हर इंसान एक जैसा होता है। तो हमें उसमें चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पोस्ट परमानेंट नहीं है। ये नहीं है कि सीएम परमानेंट पोस्ट है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता बन के ही काम करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो आज उन्हें जो जवाबदारी मिली है देश की तो उसको निभा रहे हैं। तो बाबुल सुप्रियो क्यों चले गए छोड़ के आपको? बाबुल सुप्रियो क्यों चले गए? नहीं, वो छोड़ के जाना वो एक अलग मैटर हो जाता है, वो क्यों गए? नहीं, बाबुल सुप्रियो ही एग्जाम्पल नहीं है कैप्टन आई सिंह साहब। बाबुल सुप्रियो ही एग्जाम्पल नहीं है, और भी बहुत से नाम हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ लोगों को इस्तीफा लिया गया है या फिर इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। कहा यही जा रहा है कि इन नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है और
भूतपूर्व में भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई, कुछ बड़े नेता, बड़े कद के नेता आज कहीं दिखाई नहीं पड़ते, कहीं सुनाई नहीं पड़ते। प्रीति जी, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा आपको। हमारे यहाँ जिसको भी जो जिम्मेवारी दी जाती है उसका हर 2 महीने 3 महीने में उसका फीडबैक जरूर लिया जाता है कि जो आपको जिम्मेवारी दी है क्या बखूबी आप उसको निभा रहे हैं। अगर एक विधायक को हमने चुनाव लड़ा के विधायक बना दिया है तो हम उनका जो है ना हर 3 महीने 6 महीने में ये जरूर फीडबैक लेते हैं कि जनता के बीच में कितने गए हैं, जनता के लिए इन्होंने कितने काम किए। मैंने कोई एग्जांपल देखा नहीं जहां आपने फीडबैक के आधार पे किसी विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो, कोई मीटिंग नहीं हुई हो। सुने मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। गुप्ता जी आप कुछ भी कह लो। अरे सुने, 150 मीटिंग उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि हमने ज्यादा से ज्यादा सेटिंग विधायकों के टिकट काट के और नए चांस दिया। आपके पास 6 महीने में थोड़ी होती है सर, बिल्कुल 6 महीने में होती है। कैप्टन साहब, वो तो एंटी इनकम्बेंसी का एक सॉल्यूशन था कि जनता को एक नया चेहरा दिखा दो कि ये तो थे नहीं, अब तक पिछले वाले ने काम नहीं किया, हम एक नया चेहरा लेकर के आए। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि क्षेत्र की जनता ही 5 साल तक जूझती रही, झेलती रही। नहीं, जो ये टैलेंट वाली बात छोड़ दीजिए, ये सब दिल की बात है। कैप्टन साहब एक बार बताइए मुझे, आपकी बात चल रही थी चौधरी चरण सिंह जी के ग्रैंडसन से, जयंत चौधरी से, आपकी बात न बन जाती तो आप टैलेंट को एक्वायर कर चुके थे। आपकी बात नहीं बनती तो वो टैलेंट था नहीं। बिल्कुल गुप्ता जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारा जो है ना एक पार्टी का पूरा अलग से एक रोड मैप है, हम उसी हिसाब से समझौता करते हैं। ये नहीं है कि हमारी धारणा कुछ और है, पार्टी की हमारी विचारधारा कुछ और है और हम उसके खिलाफ समझौता कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होता। और महाराष्ट्र के विषय को और जिससे महबूबा मुफ्ती वो भी हम वहीं आ रहे हैं, आप निश्चित रहें। अगर हमारा जिससे हो भी जाता है और अगर हमारे तालमेल नहीं खाते तो हम बीच में वहां से छोड़ के हट भी जाते हैं। हम अपनी विचारधारा पे रहते हैं, अपनी विचारधारा को नहीं बदलते। जैसे शिवसेना ने महाराष्ट्र में बदला है। अजीत पवार के साथ भी आपने पूरा प्रयास किया था, वो फॉर्मूला हिट नहीं हो पाया, तो 2.5 साल तक आप एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे और आखिरकार एक कमजोर कड़ी के रूप में एकनाथ शिंदे आपको मिले, आपने उसे लपक लिया। यही तो आरोप आप पर लग रहे हैं। नहीं, हमने लपक नहीं लिया है। वो आए हैं, कितनी बार घुमाया नहीं, गोवा में भी तो यही हो रहा है। चलाई आपको साइड में कर मायावती से ही तो हमने ये बहुत बड़ा सबक सीखा है। विजय कृष्णन जी का मैं इसी को लेकर के रुक कर रही हूँ। विजय कृष्णन जी हमारे साथ हैं, विजय कृष्णन जी का रुक कर रही हूँ। विजय जी, ये सवाल आपको जायज लगता है क्या एकनाथ शिंदे के परिप्रेक्ष्य में, जो मैंने पूछा कि मौका मिला तो एकनाथ शिंदे को लपक लिया बीजेपी ने और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा करके कम से कम बीजेपी की सरकार का गठन कर दिया महाराष्ट्र में, जिसका प्रयास वो 2.5 साल पहले भी कर चुके थे? नहीं, आप ये देखना है कि कोई एक पद लेता है भारतीय जनता पार्टी, इसमें बहुत सोच रहता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सामान्य उदाहरण। ये आके 1996 का एक कथा है। इसमें क्या हुआ, क्रिकेट का कथा है। इसमें अचानक 1996 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता है। कारण है कि वो 15 ओवर में कैसे 6 रन करे और 100 रन टारगेट रख के कैसे जीते। ये जो बाकी टीम्स है वो उसको वो एसेस नहीं कर पाई, इसलिए वो नहीं जीता है। ऐसे ही कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको विमर्शा कर रहा है, लेकिन मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति है मैं प्रस्तुत करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, लेकिन हम सीखते हैं। लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं। हमारा भारत देश में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें ऑपोजिशन को भी एक वॉइस होता है। अगर वो वॉइस को छोड़ के ये अश्व वाणिज्य करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, जैसा कर्नाटक में आपने किया है, जैसा मध्य प्रदेश में आपने किया है, ये आप गलत कह रहे हैं। हम किसी को नहीं तोड़ते, ये आपका कहना गलत है। हम किसी को नहीं तोड़ते। अगर उनके विधायक, उनके मंत्री उनसे संतुष्ट नहीं है तो वो हमारी जवाबदारी नहीं है। प्रशंसा करना चाहता हूँ। जिस पार्टियों में उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, आपने अपने पार्टी में रखा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी कांग्रेस में थे और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन ये कारण है, ये होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आके एक नेशनल पर्सपेक्टिव पार्टी है। उसको बहुत सोच होना, ऐसा होना चाहिए कि ग्रुपिज्म ना बढ़े। आप देखिए, अगर येदियुरप्पा जी रह गए होगा, उसका बेटा के भ्रष्टाचार का आरोप में रहे थे और उस पर भी भ्रष्टाचार थे,
और वो वोट बैंक जो होता है ना, कम्युनिटी का वोट बैंक आके देश के लिए जाना है, वो इससे भी तो निपटना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए वो क्या करते हैं, शफल रीशफल। ये क्या करते हैं, सीएम पोस्ट आके एक खानदान का नहीं है, सीएम पोस्ट आके, लेकिन विचारधारा, आप विचारधारा खो के क्या कर पाएंगे? अगर मैं ये उदाहरण दिया तो आपको आग्रह करेंगे। आप समझिए, मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, खुशबू भगनी जी ने, एरियस नक्कत खान ने पाकिस्तान को आदर करते थे। जब पुलवामा आतंकवादी अटैक हुआ है, इमरान खान को प्रशंसा करके पंत प्रधानी जी को गौच नीति इमरान खान। चलिए, आपने तो तमाम पिछले इतिहास की बातें गिना दी। यहाँ पर ये तो समझना होगा कि कमियां कुछ हम में भी रही, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आपके अपने नेता जब आपको छोड़ करके बीजेपी की राह पकड़ ले रहे हैं तो कमियां तो खुद में भी रही ना। यही तो हमारा प्रश्न है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वंशवाद के इस औरा से बाहर ही नहीं निकलना चाहती, दूसरों को मौका नहीं देती। बीजेपी वो मौका देती है, लिहाजा बीजेपी की राह पकड़ लेते हैं। भोगेंद्र जी का मैं रुख कर रही हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भोगेंद्र जी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी पर आरोप तो लगा देती हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप हम पहली मर्तबा नहीं सुन रहे हैं, कई मर्तबा पास्ट में भी हमने सुना, और हर बार यही कहा जाता है कि हमारे नेताओं को लालच, ईडी, सीबीआई, इस तरह की एजेंसीज किसी ना किसी प्रेशर के जरिए तोड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यह भी तो हकीकत है कि वहां पर उनको मौका मिलता है और वो परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, रास्ता जो है वो संवैधानिक ही होता है ना जी। सबसे बड़ी बात है लोग जाते क्यों हैं। अब देखें, किसी भी दल पर हम विश्वास क्यों करें, जनता क्यों विश्वास करे, जनता किसी भी दल का समर्थन क्यों करती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब बीजेपी का उदाहरण हम लें कि देखिए, बीजेपी के लिए एकदम स्पष्ट कहना है, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं जी। यही हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये नहीं देखा गया कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे एक ऐसा व्यक्ति आए जो महाराष्ट्र को सही दिशा में ले जाए। आप देखें, एक पत्रकार कोई विरोध में बोलता है तो उसको जेल में आप डाल देते हैं। एक महिला हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सांसद हैं और वो जब बोलती हैं कि आपके घर के सामने आकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी तो उनपे देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और 14 दिन जेल में रहती हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसको बीजेपी तोड़ना चाहती थी और इसीलिए शिंदे भी साथ में आए और शिवसेना भटक गई थी अपनी राह से। जो राह है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य कैसा होगा, इस पे जो सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। अब देखें, मोदी का मैजिक भी इसमें है। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और जिस तरह से वो काम करते हैं और जो ईमानदारी वो दिखा रहे हैं, जो दिखता है, उसका आकर्षण है। दूसरी बात ये देखें, सत्ता जिसके हाथ में होती है ना, वो उसकी ताकत बढ़ जाती है। सर्व जन हिताय, सबके लिए काम करना है, जाति धर्म के आधार पे नहीं, लेकिन देश की जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखना होगा। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी यही कहती है, हमेशा चला था हमेशा चलूंगा, सफर के सहारों दो न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वो नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। यह नहीं, उसमें देशभक्ति भी है, आतंक से बचने की चिंता भी है, कश्मीर पूरा देश न बन जाए इसके लिए प्रयास भी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत न बन जाए इसके लिए काम भी किए जा रहे हैं। और वंशवाद, देखिए, शेर का बच्चा शेर ही होगा, लेकिन प्रजातंत्र में वंशवाद को अगर हम बढ़ावा देंगे तो देश समृद्ध नहीं होगा, प्रजा सुखी नहीं हो पाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आकर्षण आया है, जो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो सोच जिसका अंत हो रहा था, वो है देशभक्ति, है ना। और ये बीजेपी ने देशभक्ति भरी है लोगों में। कहते हैं, फिदा वतन पर जो हो आदमी दिलेर है वो, जो ये नहीं तो फकत हड्डियों का ढेर है वो। अब देखिए, शिवसेना का हाल ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि देशभक्ति गई, जो देश की संस्कृति है उससे वो विमुख हो गए। असम में ही क्या हो रहा था? यही हो रहा था। अब देखिए, अब किसी की उपेक्षा करेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनकी उपेक्षा की, उपेक्षा को कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता।
लेकिन देशभक्ति की चिंता लोगों को खींचती है और वही देश को मजबूत करती है। लोगों को बांधने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है मैं देशभक्ति। मनीष जी से लेना चाहूंगी। मनीष जी, क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि देश प्रेम की भावना बीजेपी का नाम लेने के साथ ही ज्यादातर भारतीयों के मन में दिखाई देती है और उनको भरोसा दिखता है? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में ये सोच नहीं आ रही है। लोग एंटी नेशनल भी मानने लगते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को जब वो किसी खास विषय को लेकर के अपनी कोई प्रतिक्रिया देते हैं। मसलन अगर चीन के विषय पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी बातें करती दिखाई देती है, जबकि कुछ विषयों पर तो कम से कम देश के साथ होना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर गलत संदेश न जाए, और इसी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज जन समर्थन नहीं हासिल कर पा रही हैं। देखिए, मैं समझता हूं कोई भी पार्टी राष्ट्र विरोधी नहीं है, सभी पार्टियां देशभक्त हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो राष्ट्रभक्ति तो सामने रखती हैं, लेकिन जहां उनके किसी खास नेता का कोई हित सामने आ जाता है तो उस जगह वो ट्विस्ट करने का प्रयास करती है, थोड़ा सा छुपने का, बेंड होने का प्रयास करती है, बस वही गड़बड़ हो जाती है। नहीं, अब मनीष जी ये देखें, जो पार्टी में आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं, कई पार्टियां ऐसी हैं, मुख्यतः मैं कांग्रेस की बात करूंगा, कि जो राष्ट्रवादी